Hi everyone, I am Chanchal Bhardwaj and you are watching my channel Insightful Education। तो आज हम अपने फेडरलिज्म चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। तो इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो उसकी लैंग्वेज पॉलिसीज पे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स पर और सेंटर स्टेट रिलेशंस पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे चीजें चेंज हुई हैं, पहले कैसी थी, अब कैसी हैं और कैसे हमने बाकी कंट्रीज से थोड़ा अपने आप को डिफरेंट रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी ने हमको ऐसा बना दिया है कि हमने नए नई चीजें अडॉप्ट की हैं, नए नए तरीके निकाले हैं ताकि वहां की जैसी सिचुएशन हमारे कंट्रीज में ना हो, कोई क्योस क्रिएट ना हो। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। तो इंडिया में किस तरह से हमारा संघवाद का जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे फेडरलिज्म को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं। तो फेडरलिज्म जो सक्सेस हुआ है ना इंडिया में, वो किन चीजों की वजह से हुआ है। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, माने हमारे संविधान में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उनकी वजह से हमारा जो फेडरलिज्म है वो पॉपुलर हुआ है, ठीक है। और सिर्फ ये संविधान के प्रावधान की वजह से नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है। माने हमारे जो कंट्री में लोकतंत्र का जो हम प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र को हम अपने कंट्री में हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो जो हमारा कंट्री लोकतांत्रिक है, लोगों का शासन है, उसकी वजह से भी एक फेडरल हमारा जो सक्सेस पा रहा है हमारी कंट्री में। देन रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब हम ऐसा नहीं है कि हमने श्रीलंका की तरह हमने किया हो कि हमने सिर्फ और सिर्फ सिंहला जो कम्युनिटी थी उसको सारी चीजें मेजोरिटी में थी तो इसलिए सब कुछ उसको दे दिया, राइट्स भी उसी के पास हैं, सब कुछ उसके पास है। माने जो हमारे मेजर पोस्ट हैं हमारी गवर्नमेंट में, सब कुछ उसके पास है, एजुकेशन में रिजर्वेशन उसके पास है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे में, ठीक है। हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया गया, हमारे जितनी डाइवर्सिटी है उनके लिए अलग अलग चीजें बनाई गई हैं ताकि सबको सम्मान मिले, ठीक है। देन डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर। यहाँ के लोग आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम हमारे देश से ही निकला है। माने सारा जो विश्व है वो एक कुटुंब है, माने सारा जो विश्व है वो वसुदेव का कुटुंब है। हम सब एक ही भगवान की संतानें हैं। हम इस जो आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म में क्या क्या ऐसी चीजें प्रैक्टिस की गई हैं जिससे कि फेडरलिज्म और ज्यादा बड़ा है, फेडरल नेचर हमारे कंट्री का और ज्यादा बड़ा है। तो चलिए देखते हैं। तो फेडरलिज्म ना एक और चीज पे प्रैक्टिस होता है हमारी कंट्री में। जो पहली चीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे बड़ा टेस्ट भी हम कह सकते हैं इसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, जो था क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। माने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का क्रिएशन करना। लैंग्वेज के बेसिस पर क्यों किया गया? देखिए, धर्म के बेसिस पर हम अपने भारत को नहीं बांट सकते हैं क्योंकि हमारा भारत जो है वो सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष जो हमारा देश है, ठीक है। हम किसी भी धर्म को, हमारा ऑफिशियल कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने किसी भी स्टेट को धर्म के बेसिस पर नहीं बांट सकते थे। हमने क्या किया, उनको धर्म के बेसिस पर ना बांटकर उनको लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किया ताकि जो बाकी कंट्रीज में बहुत ज्यादा क्योटिक हो गया था सिचुएशन, वो यहाँ ना हो और हमारी डाइवर्सिटी की भी रिस्पेक्ट हो सके। तो कैसे हुआ था ये सब? देखिए, जो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स था ना, वो फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट था हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। माने हमारे जो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग थे, बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे संस्कृति के लोग थे, उनको भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए मेजर टेस्ट था। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता तो हमारा देश जो था वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो सकता था, लेकिन ये टेस्ट सफल हुआ। कैसे? पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जैसे कि आप एक एग्जांपल देखिए, आपकी बुक में ना एक मैप है 1947 का मैप और 2019 का मैप। 1947 का जो मैप आप देखेंगे उसमें रजवाड़े थे, ठीक है, रियासतें थी भारत के अंदर, रियासतों में हमारा भारत डिवाइडेड था, ठीक है। तो उन रियासतों के बेसिस पर आप देखेंगे बाद में धीरे धीरे करके 2019 का जब आप मैप देखेंगे तो कुछ स्टेट्स जो होंगे वो वहां पर दिखाई भी नहीं देंगे, कुछ स्टेट्स नए बन गए होंगे, कुछ स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज हो गई होंगी। तो ये बहुत सारे डिफरेंस है और नाम बदल दिए गए होंगे, एरियाज बदल दिए गए होंगे, बाउंड्रीज चेंज हुई हैं। तो यही सब हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने किया था जो कि 1956 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो 1956 में हमारी
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई थी। ये था हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इसे हम 1956 में ये बनाया गया था और कुछ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम सब कुछ चेंज किया गया था और स्टेट्स को किसके बेसिस पर डिवाइड किया था, लैंग्वेज के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले, मतलब इससे पहले एक स्टेट बन चुका था ऑलरेडी, वो था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को बनाया गया था मद्रास में से निकालकर। मद्रास में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उनको एक अलग स्टेट दिया गया जिसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1953 में। उसके बाद 1956 में ये काम स्टेट्स को डिवाइड करने का काम दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग को, माने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को। ठीक है, फिर उसने फर्दर स्टेट्स को डिवाइड किया, जैसे कि 1966 में हमारा पंजाब और हरियाणा अलग हुआ, 1972 में हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बनाए गए। ठीक है, और 2000 में हमारे छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड बनाए गए। अब ये उत्तरांचल जो है ना, इसका 2007 में नेम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया है। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा कि ये आपकी बुक में उत्तरांचल है लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड भी आ सकता है। आपको अब लिखना है तो उत्तराखंड लिखना है क्योंकि इसका नाम बदला गया है, इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देन छत्तीसगढ़, उत्तरांचल माने उत्तराखंड और झारखंड हमारा 2000 में सेपरेट हुए और ये हमारा 2014 में आंध्र प्रदेश को फर्दर और डिवाइड हुआ है। आंध्र प्रदेश हमारा 2014 में इससे तेलंगाना निकला है। ठीक है, अब प्रेजेंटली हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो हमारे जो टोटल हमारे जो पार्ट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर वो 36 हैं। तो अभी हम फर्दर और देख लेते हैं कि ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स में और क्या क्या हमें पढ़ना है अभी। तो कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जिनको लैंग्वेज के बेस पर नहीं बनाया गया था, जिनको वहां की जाति वाले रहने वाले लोगों के बेसिस पर या फिर वहां पर जो संस्कृति है उसके बेसिस पर बनाया गया था, या फिर वहां पर जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको देखते हुए बनाया गया था। तो ये जो कुछ स्टेट्स हैं इनको लैंग्वेज बेसिस पर नहीं बनाया गया है, जैसे कि नागालैंड। नागा जाति के लोगों का ये एक जगह है, उनकी जाति के लिए ये बनाया गया था अलग। ठीक है, देन उत्तराखंड, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है जहां पर थोड़ा पहाड़ी एरिया है तो वो ज्योग्राफी के हिसाब से बनाया गया है। वैसे ही झारखंड संथाल लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं, इसी वजह से ये बनाया गया था। आदिवासी बेसिकली लोगों के लिए यहाँ पर बनाया गया था। तो ये वहां की संस्कृति, ये वहां की ज्योग्राफी, ये वहां की जाति माने एथनिसिटी के लिए वहां पर ये सब चीजें बनाई गई थी। तो ये जो है जो डिमांड है ना, इनिशियली ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड उठी थी कि हमें अलग स्टेट्स में बांटा जाए, तो ये शुरुआत में इसको मना किया गया था कि नहीं, हम लैंग्वेज के आधार पर हमारी कंट्री को नहीं बांट सकते। लेकिन धीरे धीरे स्टेट्स बनने लगे और ये सब टाइम गुजरता चला गया तो लैंग्वेज पॉलिसी ने क्या किया, माने लैंग्वेज हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वजह से क्या हुआ कि कुछ जो चीजें थी बहुत ही आसान हो गई। जैसे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत आसान हो गया, वहां की भाषा वाले लोगों को वहां के भाषा प्रयोग करने का बहुत सही उनको लगा कि हमारी भाषा को जो है एक पहचान मिल रही है। ठीक है, और ये जो है इसकी वजह से जो है कंट्री को और ज्यादा यूनाइट हुई है। कंट्री डिसइंटीग्रेट नहीं हुई है, टूटी नहीं है, बल्कि और यूनाइट हुई है। लोगों ने और साथ में मिलकर रहना शुरू कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। तो लैंग्वेज पॉलिसी हमारा सेकेंड टेस्ट था कि हमारे भारत में किस लैंग्वेज को पहचान दी जाए और किस लैंग्वेज को नहीं। हमारे भारत में 1500 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और बहुत सारे लोग इन लैंग्वेजेस को बोलते हैं। तो कुछ लोग लैंग्वेजेस को पहचान देना और कुछ को नहीं एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता था। इस पर बहुत ज्यादा जो कह सकते हैं हम राज्यों के बीच में झगड़े हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लैंग्वेजेस को अपने अंदर जगह दी है, जिनको पहचान दी है, रिकॉग्नाइज किए हैं, उन्हें हम बोलते हैं शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो ये हमारी 22 है। 22 हिंदी को मिलाकर है और हिंदी प्लस 21 अदर लैंग्वेजेस हैं जिनको हमने एज अ शेड्यूल लैंग्वेजेस में रखा है शेड्यूल 8 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। हमारे भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है।
ना तो हिंदी है, ना तो इंग्लिश है, ना कोई मराठी है, ना गुजराती है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ऑफिशियल माने जो हमारे कार्यकारिणी के काम में चलेंगी, माने जिनमें हमें दस्तावेज देखने को मिलेंगे राज्य के, सरकारों के, या फिर हमारे गवर्नमेंट के, या फिर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमारे दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नो नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक। और इसके साथ साथ 21 अदर लैंग्वेजेस हैं जिनको हमने शेड्यूल 8 में है, हमारा शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है ये 21 लैंग्वेज, आपकी बुक में भी है, ठीक है। और लेकिन हम इसके साथ साथ इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज चल रही थी, लेकिन 1965 में उसको रोका गया। लेकिन इसको जो डिसकंटिन्यू किया गया, कई स्टेट्स को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, उन्होंने काफी ज्यादा, मतलब ये बहुत बुरे हालात हो गए थे कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर एक जो बोल सकते हैं प्रोटेस्ट छिड़ गया था तमिलनाडु ने, और काफी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने ये जो है जंग छेड़ दी थी। तो क्या हुआ था कि उनकी ये डिमांड थी कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू किया जाए। क्यों कंटिन्यू किया जाए? क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनको ये डर था कि कहीं हिंदी को उन पर इम्पोज ना किया जाए। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करने की मांग की, और गवर्नमेंट ने मान भी ली। गवर्नमेंट ने वहां पर अलाउ कर दिया, जो भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वो चाहे तो अपना काम इंग्लिश में कर सकते हैं, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये उनकी जो कंटिन्यू करने की मांग थी वो मांग ली गई थी, ठीक है। अब लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें प्रमोशन ऑफ हिंदी, हमारी जो सरकारें हैं वो हिंदी के प्रमोशन पर काम करती हैं। हिंदी का प्रमोशन उनकी एक ऑफिशियल पॉलिसी रहा है, कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे जो भारत में जो मेजर सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वो हिंदी ही बोली जाती है। तो इसीलिए इसके प्रमोशन पर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि जो भी राज्य उस लैंग्वेज को नहीं बोल रहा है उस पर जबरदस्ती वो लैंग्वेज थोपी जाए। वो ये कह रहे हैं कि जिनको पढ़ना है पढ़ें, जिनको नहीं पढ़ना है वो अपनी सांस्कृतिक लैंग्वेज जो भी वो चाहते हैं वो सीख सकते हैं। लेकिन उनका एक मोटो रहेगा कि वो अपनी लैंग्वेज को, माने हिंदी को प्रमोट करेंगे। तो ये हमारी लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया थी। अब हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट्स रिलेशन के बारे में, उनसे भी हमारा जो फेडरलिज्म है वो स्ट्रेंथन होता है। तो हमारे केंद्र और राज्य के संबंधों ने भी हमारे फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया है, हमारे संघवाद को स्ट्रॉन्ग किया है। वो कैसे किया है सेंटर स्टेट रिलेशंस ने? तो चलिए देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, माने दोबारा से सेंटर स्टेट के रिलेशंस को बनाया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया। कैसे किया गया? पहले क्या होता था, एक सिनेरियो समझिए कि पहले क्या होता था कि जो काफी टाइम तक हमारे कंट्री में एक ही सरकार ने केंद्र में और राज्य में रूल किया, जो की थी नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने काफी सालों तक हमारे देश पर राज किया है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता था कि जब सेंटर और स्टेट दोनों सेम गवर्नमेंट है तो वहां जो सेंटर बोलेगा वो स्टेट करते थे, वहां उनकी कोई ऑटोनॉमी नहीं होती थी। लेकिन जब क्या होता था, धीरे धीरे ये सिनेरियो चेंज हुआ, और क्या हुआ कि सेंटर और स्टेट में अलग अलग सरकारें होने लगी। तो जब अलग अलग सरकारें होने लगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते थे, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करके, क्योंकि हमने पढ़ा था शुरू में ही कि संघवाद में सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारा कंट्री क्वासी फेडरल कंट्री है, हमारे अर्ध संघात्मक है विद यूनिटरी फीचर्स, कुछ हमारे एकात्मक भी गुण हैं इसमें, क्योंकि सेंटर ज्यादा पावरफुल है। तो इसी का फायदा उठाते हुए कई जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को वहां से हटा दिया, डिसमिस कर दिया, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज का मिसयूज होता था। तो ये धीरे धीरे चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? 1990s के बाद वहां एक नई पार्टीज का, माने नई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, ठीक है, माने नई जो रीजनल पार्टीज हैं वो आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई। माने देखो, नई पार्टियों का जन्म कब होता है? जब जो पुरानी पार्टीज होती है ना, उनसे जनता संतुष्ट नहीं होती तो कुछ नई पार्टीज उभर कर आती हैं। तो वैसे ही जो पुरानी जो नेशनल लेवल पार्टीज थी उनसे जनता संतुष्ट नहीं थी और उनको वोट देकर वो अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहते थे। तो नई पार्टीज उभरी और उन नई पार्टीज की उभरने की वजह से वोट बढ़ गए। तो नेशनल पार्टीज को जो था लोकसभा में क्लियर मेजोरिटीज नहीं मिली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अब जब क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती लोकसभा में तो क्या होता है, गवर्नमेंट नहीं बनती।
कोई भी सरकार फॉर्म नहीं होती। लेकिन उस टाइम जो सरकारों ने एक और तरीका निकाला वो था हमारा अलायंस में आने का, एंटर इनटू अलायंसेस विद रीजनल पार्टीज। तो रीजनल पार्टीज के साथ वो अलायंसेस में आई, जिसकी वजह से अब जो था हमारा एक नया कल्चर पावर शेयरिंग का आया। नए कल्चर माने हमारा जो पावर बटी और स्टेट की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट दी गई। क्यों? क्योंकि स्टेट सरकारों के साथ ही उन्होंने गठबंधन किया हुआ है ना। रीजनल पार्टीज क्या है? स्टेट पार्टीज है, जो कि हमने पढ़ा था पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर में। तो रीजनल पार्टी स्टेट पार्टी है। जब उन्होंने स्टेट पार्टीज के साथ गठबंधन कर लिया है तो उन स्टेट पार्टीज की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं कर सकती, उनको कमतर नहीं आंक सकती। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो फेडरलिज्म जो है स्ट्रेंथन हुआ है। तो ये हमारा था आज का पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा हमारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन, हमारा जो लैंग्वेज पॉलिसी है, सेंटर स्टेट्स रिलेशन है। अब एक और चीज जो मैं बताना उस टाइम भूल गई थी, वो ये है कि लैंग्वेज पॉलिसी जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें, जैसे कि हम जो हमारे एग्जामिनेशंस देते हैं तो किसी भी स्टेट की अगर वो लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज में कैटेगराइज की गई है, जैसे कि गुजराती, मराठी, तो वहां के महाराष्ट्र के लोग मराठी में भी एग्जाम दे सकते हैं, गुजरात के लोग गुजराती में भी एग्जाम दे सकते हैं। माने जिन लैंग्वेजेस को एक शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है, एक रिकॉग्नाइज किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उनमें वहां के लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये था। अब इन सब चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले हमारा जो फेडरलिज्म है, हमारा जो संघवाद जो हम हमारे कंट्री में अपनाया हुआ है, हमने एक फीचर संघवाद का, वो बहुत अच्छा आगे होता जा रहा है और टाइम के साथ आगे और भी अच्छा हो जाएगा। इसमें चेंजेस आते रहेंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। माने हमारे संघवाद में सिर्फ 2 लेवल नहीं रह गए हैं सरकारों के, इसमें 3 हो गए हैं। लोकल लेवल भी ऐड हुआ है, जिसमें कि हमारी ग्राम पंचायत और शहरों में हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।